हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। ओके इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज जो चैप्टर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं उस चैप्टर का नाम है ओड टू ऑटम। आपके बिहार बोर्ड के सिलेबस के पोएट्री सेक्शन का चौथा चैप्टर है ये, ओड टू ऑटम। इसको मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। आपको मालूम होगा कि ओड टू ऑटम में टोटल 3 स्टैंजा हैं। उस 3 स्टैंजा में से सबसे पहला स्टैंजा मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप पूरे इंटरनेट को खंगाल लीजिए, आप पूरे यूट्यूब के समंदर में गोते लगा लीजिए, ऐसा एक्सप्लेनेशन अगर एक भी इसके लेवल का अगर आपको मिलता है तो आप ओके इंग्लिश एकेडमी से संपर्क करिए। लेकिन अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो आप यकीन करें कि आप बिहार के सबसे बड़े सबसे क्वालिटी वाले इंग्लिश चैनल पर मौजूद हैं। जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको अभी पढ़ाने जा रहा हूं इस लेवल का आज तक कभी किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया होगा। स्टार्ट करते हैं। देखो ये जो सबसे पहले आपको मैं बताता हूं, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो पोएट के बारे में भी आते हैं, इसलिए मैं आपको यहां पर पोएट के बारे में भी थोड़ा सा बता दे रहा हूं। उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन की तरफ चलेंगे। वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। जिस तरीके से मैं अभी आपको बताने वाला हूं, जो डिजाइन, जो लेवल मैंने, जो स्टैंडर्ड मैंने सेट किया है उस तक पहुंचो। और ये यकीन रखो कि तुमने अगर इसको पढ़ लिया तो तुम्हारे जैसा पूरे बिहार में किसी के पास इस चैप्टर का ज्ञान नहीं होगा। जॉन कीट्स वॉज अ ग्रेट रोमांटिक पोएट। सबसे पहले ये समझो ये रोमांटिक पोएट होता क्या है। रोमांटिक का कुछ और मतलब नहीं समझ जाना, ये चोंच में चोंच वो रोमांटिक नहीं। एक्चुअली रोमांटिसिज्म से आया है। ये एक स्कूल ऑफ थॉट है ना, जिसमें कुछ पोएट्स हैं, जिसके पायनीर पोएट, मेन पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, और जॉन कीट्स भी उसी सोच उसी ख्याल के हैं। ठीक है, ये लोग नेचर पोएट्स हैं। जॉन कीट्स वॉज अ ग्रेट रोमांटिक पोएट। रोमांटिक स्कूल के एक महान पोएट थे जॉन कीट्स, हु वाज बोर्न इन मूनफील्ड इंग्लैंड, जो इंग्लैंड के मूनफील्ड में 31 अक्टूबर 1795 को पैदा हुए। ये आपको याद रखना पड़ेगा, 1795 ये इनका डेट ऑफ बर्थ है। जगह मूनफील्ड है। ये पोएट कैसे थे? रोमांटिक पोएट थे। कोई भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। ही वॉज बोथ अ सर्जन एंड अ पोएट। पोएट ही नहीं, सर्जन भी थे वो। He was deeply interested in cricket and boxing. उनका इंटरेस्ट क्रिकेट में भी था, उनका इंटरेस्ट बॉक्सिंग में भी था। 23 फरवरी 1821 को वो ट्यूबरकुलोसिस यानी क्षय रोग जिसको कहते हैं, टीबी की बीमारी की वजह से सिर्फ 26 साल की उम्र में इस दुनिया से चले गए। बट इवन इन दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ, लेकिन जीवन के इस इतने छोटे से अवधि में भी, पड़ाव में भी, he proved himself as वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ इंग्लिश। उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी के सबसे बड़े कवियों में शामिल कर लिया। हिंदी भी लिखा हुआ है, मुझे हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो ओके इंग्लिश एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करिए और स्टडी मटेरियल में जाइए। फ्री स्टडी मटेरियल में इसका पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल से भी इसके जुड़ जाइए, वहां पे बहुत सारी चीजें पोस्ट अपलोड होती हैं। Spencer's fairy queen fired his ambition to become a poet. जब वो छोटे थे तो उन्होंने एडमंड स्पेंसर की जो किताब है फेरी क्वीन, जो एडमंड स्पेंसर ने क्वीन एलिजाबेथ पे लिखा था, उसने फायर्ड मतलब उनके उस भावना को आग लगा दिया। उनके आग लगा देने का मतलब है उनमें वो क्या बोलते हैं, उनको इग्नाइट कर दिया बिल्कुल उस काम को करने के लिए। उनका जो एम्बिशन था पोएट बनने का, उसमें और उसने सोने पे सुहागा का काम किया। हिज फर्स्ट पोएम, उनकी पहली पोएम का नाम ही था लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। स्पेंसर की नकल में कुछ लाइन, जो पब्लिश हुई थी 1814 में। उनकी कविता एंडाइमियन वॉज वेल एप्रिशिएटेड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस कविता को बहुत, इस कविता की तारीफ की थी। लामिया और हाइपेरियन उनकी बहुत फेमस किताबें हैं जॉन कीट्स की लिखी हुई। इसके अलावा ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू ग्रेशन अर्न, ओड टू साइक, ये सब भी जॉन कीट्स की लिखी हुई किताबें हैं। ये जो है ना, ये इसमें जितने सारे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारा मैंने आपका करा दिया। एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और ये चीज आप जान लें कि ओके इंग्लिश एकेडमी बिहार की इकलौती एकेडमी है जहां से बिहार के टॉप 5 में से 5 टॉपर जिन्हें अपनी इंग्लिश की तैयारी यहीं की थी। फर्स्ट टॉपर,
सेकंड टॉपर कॉमर्स, सेकंड टॉपर आर्ट्स, थर्ड टॉपर, फोर्थ टॉपर एंड फिफ्थ टॉपर, ये दोनों टॉप 5 में 7 स्टूडेंट, बल्कि एक और टॉप 5 में स्टूडेंट थे। 2 दिन पहले उस बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था, यहाँ जो हमने प्रोग्राम रखा था उससे अपने ऑफिस पे, तो ये सभी बच्चे पहुंच पाए। ये ओके इंग्लिश एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2023 के एग्जाम के लिए अपनी प्रिपरेशन की थी। आप 24 वाले हैं, आप यकीन रखें कि आपको ये क्वालिटी आपको और कहीं डिलीवर नहीं की जाएगी। हम सबसे पहले थीम की बात करते हैं। हम कोई भी चीज शुरू करते हैं तो ये मालूम होना चाहिए कि इसमें बात कौन सी की गई है। तो इस वाले पोएम में, इन दिस पोएम द पोएट एक्सप्रेसेस हिज लव। अच्छा, ये जो वर्ड आप देख रहे हो ना, ये ओड टू ऑटम, आपको मालूम है कि ये ऑटम क्या है और ये ओड क्या है? ओड मैं आगे बताऊंगा क्या है, ऑटम आप अभी जान लीजिए क्या है। ऑटम को हिंदी में हम पतझड़ कहते हैं। ये एक मौसम है जो विंटर सीजन से ठीक पहले का मौसम होता है। मौसम को कुछ इस तरह से कैटेगराइज करिए आप कि पहले बरसात, गर्मी का मौसम होता है, गर्मी के मौसम के बाद बरसात का मौसम होता है, बरसात के ठीक बाद ऑटम का सीजन होता है, पतझड़ का, उसके बाद विंटर सीजन होता है, उसके बाद फिर स्प्रिंग सीजन होता है। तो कहने का मतलब ये, और ये कहां, इंडिया के ऑटम की बात नहीं हो रही है, ये इंग्लैंड के ऑटम की बात हो रही है। ऑटम का जो पीरियड है, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये 1 सितंबर से वहां शुरू हो जाता है और ये नवंबर तक रहता है वहां। ओड का मतलब होता है तारीफ, प्रशंसा। यहां पर प्रशंसा की गई है किसकी? ऑटम की, पतझड़ के मौसम की। हालांकि बहुत सारे पोएट अपने लिए स्प्रिंग का मौसम चुनते हैं, मौसम बहार, लेकिन ये कवि भी अपने लेवल का था, इसने उसका ठीक कॉन्ट्रास्ट, ठीक उल्टा चुना और वो तारीफ कर दी ऑटम की कि आज दुनिया में हजारों लोगों ने इस पे पीएचडी की है, जॉन कीट्स पे। सिर्फ 26 साल की उम्र पाई बंदे ने, और वो लिखा कि अपने आप को मनवा लिया इंग्लिश के वर्ल्ड के सबसे बड़े पोएट में से एक में। और ये जो पोएम है जो आप अभी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश की सबसे परफेक्ट पोएम में से एक मानी जाती है। इन दिस पोएम, और सबसे डिफिकल्ट, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो ये आप क्लासेस कर रहे हैं यूट्यूब चैनल्स पे, जो मैं देखता हूं, आप एक्सप्लेनेशन में ये वाला एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे। आप कंपेयर करिए, जाइए आप तुलना करिए। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट एक्सप्रेसेस, पोएट व्यक्त कर रहा है अपना प्रेम, अपना लव फॉर नेचर। किसके प्रति? नेचर के प्रति। ब्यूटी, सुंदरता के प्रति। इमेजिनेशन, और अपनी कल्पनाओं के प्रति। और इन सारी चीजों को वो एक रोमांटिक टोन में पेश करता है, एंड थ्रू ब्यूटीफुल इमेजरी, और एक कल्पना के जरिए। कल्पना नहीं है इसमें, बहुत सारी इमेजरी है। पोएट तो ऑटम को औरत से कंपेयर करता है। ऑटम को एक ऐसी औरत जो बहुत खलंडरी सी है, जो बहुत मदमस्त सी औरत है, इसको लेडी से कंपेयर करता है। पोएट यहां इमेजरी की बात कर रहा है, बहुत सारी चीजें कल्पनाओं में लाता है। पोएट यहां के रोजी ह्यू की बात करता है, मतलब वो कहता है कि इस मौसम में जो बादलों से छन छन के रोशनी जो आसमान की लालिमा शाम के टाइम में आ रही होती है, और वो जो कटा हुआ जो अनाज होता है, उसकी जो खूंटी जमीन में पड़ी होती है, उस पर जब वो पड़ती है ना वो लालिमा, तो क्या नजारा बनता है। पोएट ऐसे ऐसे इमेजरी की बात करता है इस पोएम में। आगे बढ़ते हैं। तो थीम आपने समझ लिया, अब कुछ चीजें और समझ लीजिए। सबसे पहले टाइप ऑफ पोएम की बात करते हैं। ओड हम कहते किसको हैं, मैंने हिंदी में पूरा एक्सप्लेन किया है। ये कविता एक ओड है, और इंग्लिश पोएट्री में ओड एक ऐसी कविता को कहा जाता है जो किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को संबोधित करते हुए उसकी प्रशंसा, उसकी तारीफ में लिखी जाती है। और सबसे बड़ी बात, ये एक लिरिक पोएम भी है। लिरिक पोएम का मतलब है जिसमें सुर हो, ताल हो, लय हो, गीत हो, वो पोएम जिसको लय में गाया जा सके, जिसको हिंदी में गेय कविता भी कहते हैं। अगला, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो इस पोएम को इंग्लिश की सबसे परफेक्ट पोएम में से एक माना जाता है। जॉन कीट्स ने इस पोएम को 1819 में लिखा था और यह 1820 में प्रकाशित हुई थी। आगे चलिए, थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन आपको देता हूं मैं।
आपने देखा होगा कि ये जो पोएम है वो 3 हिस्से में बटी हुई है। तो अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ पोएम की बात करते हैं और आपको बताएंगे कि अलग अलग स्टैंजा में पोएट क्या क्या बात करता है। यह कविता 3 स्टैंजा में बटी हुई है और कवि हर स्टैंजा में ऑटम यानी पतझड़ ऋतु के अलग अलग पहलू का वर्णन करता है, जिसे नीचे बताया गया है। तीनों में अलग अलग पहलू है। सबसे पहले स्टैंजा में कवि क्या बताता है, ये देखो, मैं अभी यही पढ़ाने वाला हूं। पोएट पहले स्टैंजा में यह बता रहा है कि ऑटम सीजन बहुत ही फ्रूटफुल सीजन है, मतलब बहुत ही फलदायक सीजन है। यानी इस मौसम में हर फसल कट जाती है और हर फल और सब्जी गूदेदार हो जाते हैं। सेकंड स्टैंजा में पोएट क्या बात करता है, तो सेकंड स्टैंजा में पोएट ऑटम सीजन को एक महिला के रूप में पेश करता है और यह बता रहा है कि ये ऑटम अपने जलवे कहां कहां बिखेर रही है। ये ऑटम जो महिला है ये अपने जलवे कहां कहां बिखेर रही है, मतलब कहां कहां हम इसको देख सकते हैं। स्टैंजा 3 में पोएट इस स्टैंजा में यह बता रहा है कि स्प्रिंग की तुलना में, यानी मौसम बहार की तुलना में, वसंत ऋतु की तुलना में ऑटम के पास ज्यादा बेहतरीन संगीत है। ऐसा नहीं कि स्प्रिंग है तो उसके पास ही अपने गीत संगीत हैं, इसके पास भी बहुत खूबसूरत नगमे हैं। उसको फील करने के लिए वो मन चाहिए। और मैंने क्या किया है कि हर स्टैंजा को अलग अलग सेक्शन में बांट दिया है ताकि आपको और आसानी से समझाया जा सके। ये बात कहीं लिखी हुई है, मैं आपको बताऊंगा कहां लिखी हुई है। वो जो स्टैंजा है ना, 11-11 लाइन का 3 स्टैंजा, तो पहले स्टैंजा में जो 11 लाइन है उस 11 लाइन को भी मैंने सेक्शन में बांट दिया है। देखिए कैसे समझा रहा हूं मैं आपको। पीरियड ऑफ ऑटम, वैसे ऑटम का पीरियड आपको बता दूं, जो मैंने शुरू में ही बता दिया था कि ऑटम सीजन विंटर सीजन के ठीक पहले आता है। ऑटम का महीना सितंबर से नवंबर के बीच का महीना है। अब देखो, आप यही कविता है ना, सबसे पहले आपकी मीनिंग यहां पे लिखी हुई है। अब देख लो, वहां पे आपको मीनिंग लिखा हुआ मिल जाएगा, दिख रहा होगा आपको वहां पे मीनिंग। पोएट कहता है सीजन ऑफ मिस्ट। पोएट ऑटम के सीजन को क्या कहता है, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। मतलब ये जो सीजन है ऑटम सीजन, पतझड़ का सीजन, वो मिस्ट का सीजन है। अब जो भी ब्लू वर्ड आपको दिख रहा है वो थोड़ा बोल्ड दिख रहा होगा, तो जो भी ब्लू वर्ड है उसकी हिंदी मीनिंग मैंने नीचे में लिख दिया है। मतलब ये जो सीजन है पतझड़ का सीजन, वो मिस्ट का यानी कोहरे का सीजन है। एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, अब ये जो मेलो फ्रूटफुलनेस है ना, ये आपको रेड कलर में दिख रहा होगा और अंडरलाइन दिख रहा होगा। अब इस रेड और अंडरलाइन का क्या मतलब है, जो जो ब्लू वर्ड है उसका मतलब समझिए। मिस्ट मतलब कोहरा, बॉसम फ्रेंड मतलब जिगरी दोस्त, कंस्पायरिंग मतलब साजिश करना, वाइन्स मतलब वो जो अंगूर उसकी जो लताएं होती हैं वो हैं। और अगर आपको मिस्ट समझना है तो ये समझिए, पोएट इस मिस्ट की बात कह रहा है, इस कोहरे की बात कर रहा है जो ऑटम सीजन में छन छन के जमीन पे आ रही होती है। और पोएट यहां पे जिस वाइन की बात कर रहा है, अंगूर के बेलों की लताओं की, वो ये वाइन है और ये थैच है, ये ओरियानी है। ठीक है, अब आगे मैं आपको अंडरलाइन किए हुए वर्ड का मतलब समझाता हूं। मेलो फ्रूटफुलनेस किसको कहते हैं, तो मे आई हेल्प यू सेक्शन में आपकी मदद की जा रही है। मेलो फ्रूटफुलनेस क्या होता है पहले ये समझिए, और थैच ईव्स रन क्या होता है पहले ये समझिए, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। मेलो फ्रूटफुलनेस का मतलब क्या है, देखिए यहां मेलो का अर्थ है कोमल और फ्रूटफुलनेस का अर्थ है उपजाऊपन। यानी इस मौसम में हर जगह मीठे और पके हुए कोमल फल तैयार हो जाते हैं और हर जगह अनाज की प्रचुरता हो जाती है। तो मेलो का मतलब हुआ कोमल होना, है ना, हर जगह कोमल फल दिखते हैं। और फ्रूटफुलनेस का मतलब है हर जगह उपजाऊपन होना, क्योंकि इस मौसम में ये जो अनाज है वो बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वो अगहन का टाइम कहलाता है लगभग। थैच ईव्स रन जो है, इसका क्या मतलब है, थैच किसी झोपड़ी या मकान की छत का किनारा होता है जहां से पानी नीचे गिरता है। ये देख रहे हो, ये थैच। यहां पर हम ऐसे समझ सकते हैं कि इस मौसम में अंगूर की लताएं लतरते हुए उस ओरियानी तक पहुंच जाती है। जी,
अब आपको अगर इसका एक्सप्लेनेशन समझना है तो अब समझिए, मेरी जरूरत ही नहीं है, हिंदी एक्सप्लेनेशन यहां लिखा हुआ है। क्या है, कवि क्या कहता है? कवि ने यहां पर ऑटम को कोहरे का और उपजाऊपन का मौसम बताया है, और यह सही भी है कि इस मौसम में हल्की धुंध होती है और इस मौसम में अनाज, फल और सब्जियां तैयार होने के करीब होती हैं। सीजन ऑफ मिस्ट, पोएट संबोधित करते हुए कहता है इस मौसम को कि ये जो मौसम है, ऑटम का सीजन, पतझड़ का सीजन, ये कोहरे का, कुहासे का मौसम है। कैसे कुहासे वाला? ऐसे कुहासे वाला। एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, और इस मौसम में हर जगह उपजाऊपन, फल की प्रचुरता, सब्जी की प्रचुरता, अनाज की प्रचुरता हो जाती है। प्रचुरता मतलब अधिक मात्रा में होना। ये और ये जो ऑटम है ना, वो जिगरी दोस्त है, बॉसम फ्रेंड है ऑफ द मैच्योरिंग सन। अच्छा, यहां पे मैच्योरिंग सन पता है क्यों यूज किया गया है? मैच्योरिंग सन कहते हैं ढलते हुए सूरज को। गर्मी के बाद का जो सूरज होगा, जब गर्मी खत्म हो रही होगी, उसके बाद जो सूरज होगा वो कैसा सूरज होगा? तो वो ढलता हुआ सूरज होगा, जिसमें उतनी तपिश नहीं होगी। इसलिए इसको मैच्योरिंग सन कहा जा रहा है कि थोड़ा मैच्योर्ड हो गया है ये मैच्योरिंग सन ऑटम के साथ, ऑटम का जिगरी दोस्त है, और उसके साथ मिलके क्या कर रहा है? कंस्पायर कर रहा है, साजिश रच रहा है। क्या साजिश रच रहा है? कि कैसे लोड किया जाए, लादा जाए, कैसे ब्लेस किया जाए, उस पर आशीर्वाद दिया जाए। किस पर? विथ फ्रूट्स, उन फलों पर। आशीर्वाद देने का मतलब है उन फलों को गूदेदार बनाना, उन फलों को पकाना, उन फलों को प्लम्पी बना देना, और साथ ही उन अंगूर की बेलों को ओरियानी तक इतना लतरा देना कि पूरा बिखर जाए, पूरा यहां तक पहुंच जाए। इसका ये मतलब हुआ। और अगर आपको ढंग से किताबी भाषा में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो देखिए, कवि ने यहां पर ऑटम को कोहरे का और उपजाऊपन का मौसम बताया है, और यह सही भी है कि इस मौसम में हल्की धुंध होती है, और इस मौसम में अनाज, फल और सब्जियां तैयार होने के करीब होती हैं। अगली पंक्ति में कवि ने पतझड़ के मौसम को ढलते हुए सूरज का मौसम कहा है, का जिगरी दोस्त बताया है, और कहा है कि ये दोनों यानी सूरज और पतझड़ एक दूसरे के साथ मिलकर एक खूबसूरत सी साजिश रच रहे हैं। साजिश ये है कि इस मौसम के सभी फलों, सब्जियों और अनाजों को कैसे गूदेदार बना दिया जाए और उन्हें तैयार होने के करीब ला दिया जाए। साजिश ये भी है कि अंगूर की बेलों को घरों की दीवारों पर इस तरह इतना छितरा दिया जाए कि वो घर के छप्पर तक पहुंच जाए। ये है ओड टू ऑटम के उस 4 लाइन का एक्सप्लेनेशन। और अगर आप साइंस और आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, ओके इंग्लिश एकेडमी ने तो अपना वेंचर स्टार्ट कर दिया है रॉकविल एजुकेशन के नाम से। 40,000 प्लस सब्सक्राइबर्स इस चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। दे आर स्टडिंग, ये नया नया शुरू किया है हमने साइंस और आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट के लिए। आप लोग रॉकविल ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए और रॉकविल एजुकेशन नाम के चैनल से जुड़ जाइए। इस पर साइंस के सभी पेपर की और आर्ट्स के सभी पेपर की लाइव क्लासेस होती हैं। आगे सेक्शन बी में आते हैं। वो 4 लाइन वहां था, अगली 4 लाइन यहां है। अब देखो यहां पे, टू बेंड विद एप्पल। बेंड का मतलब है झुका देना, मोड़ देना सेबों को। द मॉस्ट कॉटेज ट्रीज, पहले ये समझो तो मॉस्ट कॉटेज ट्रीज होता क्या है, तो अब मैं बताता हूं। ये पिक्चर देख के समझ में आ गया होगा कि मॉस्ट कॉटेज ट्रीज क्या होता है। मॉस्ट का मतलब होता है वो जिस पर काई जमी हुई हो। ये अगर साफ साफ दिख रहा होगा ये, तो देखो यहां पर ये हरा हरा दिख रहा है, ये काई जमी हुई है। और कॉटेज ट्रीज का मतलब ये है कि देखोगे वहां इंग्लैंड वगैरह में जो बागान होते हैं, बागान होते हैं वहां जहां पे सेब का बागान होता है, वहां पे झोपड़ियां होती हैं, और उस झोपड़ी के उसमें एक झोपड़ी बना दी जाती है हट नुमा, और वो पेड़ उसी में होता है ना। और वो पेड़, यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि उस झोपड़ी के ऊपर जो सेब का पेड़ है उसमें इतना फल लाद दिया जाए कि वो झोपड़ी पूरी लद जाए। कहने का ये मतलब है टू बेंड विद एप्पल, मतलब बिल्कुल मोड़ दिया जाए, उस सेब का जो पेड़ है उसको बिल्कुल लाद दिया जाए। कैसा सेब का पेड़? वो सेब का पेड़ जिस पर हरी हरी काई जमी है और जो कॉटेज में उगा हुआ है। एंड फिल ऑल फ्रूट विद राइपनेस, और जितने भी फल हैं इस मौसम में, ये साजिश चल रही है किस किस के बीच? पतझड़ का मौसम और वो जो ढलता हुआ सूरज है, उस दोनों के बीच चल रही है साजिश। क्या कि फलों को राइपनेस, उसको पका दिया जाए। टू द कोर, एकदम उसके अंदर तक, भीतर तक पका दिया जाए। टू स्वेल द गोड, कद्दुओं को फुला दिया जाए बिल्कुल।
एंड प्लम्प द हैजल शेल्स, और ये जो अखरोट है ना, अखरोट हैजल शेल उसी को बोलते हैं, हैजलनट अखरोट को, उस अखरोट के छिलकों को, शेल मतलब छिलका और हैजल शेल कहते हैं अखरोट का छिलका, अखरोट के छिलके को बिल्कुल प्लम्प, उसको गुदेदार बना दिया जाए विद अ स्वीट कर्नल, और उसके अंदर बीज भरा हो, कर्नल कहते हैं बीज को। अब मैं दिखाता हूं, ये जो देख रहे हो ना, ये जो देख रहे हो, ये जो अंदर वाला हिस्सा देख रहे हो, जिस पार्ट को हम खाते हैं, ये पार्ट कर्नल कहलाता है, ये सॉफ्ट और मुलायम पार्ट होता है। अगर आप लोगों ने ALMOND, हालांकि तुम लोग अल्मोंड बोलते हो, ये आमंड बोला जाता है, ये जो बादाम खाते हो ना, बादाम, ये जो एडिबल पार्ट होता है इसका, वो कर्नल कहलाता है, KERNEL। और इसके ऊपर जो खोल होता है, खोल इसका, उसको हम शेल कहते हैं। तो इस शेल को गूदेदार बनाने की बात की जा रही है, इसको, और इसका जो एडिबल पार्ट है ये कर्नल है, इसको हम लोग खाते हैं। भाई ये है लेवल एक्सप्लेनेशन का ओके इंग्लिश एकेडमी पे। फील इट एंड ज्वाइन टॉपर्स 12th कोर्स। एक एक बच्चे, बिहार के पूरे 13 लाख बच्चे पहुंच जाओ टॉपर्स 12th कोर्स तक। इस साल लाखों बच्चों ने तैयारी की है, 23 में एग्जाम दिया है टॉपर्स 12th कोर्स के जरिए। हम चाहते हैं इस बार बिहार का पूरा 13, 14, 15 लाख बच्चा जुड़े और अपनी अंग्रेजी के लेवल में डिफरेंस फील करे। चलो, टू बेंड विद एप्पल, ये आप समझ गए होंगे, ये पूरी तरह से आप समझ गए होंगे। आपने वर्ड की मीनिंग भी समझ लिया, साथ में आपने पिक्टोरियली भी समझ लिया। अब आप मे आई हेल्प यू वाले सेक्शन में आइए, आपको हम समझाते हैं ये कर्नल क्या होता है और मॉस्ट कॉटेज ट्रीज क्या होता है। यहां पर कॉटेज ट्रीज का अर्थ है सेब का वो पेड़ जो फार्म हाउस में किसी झोपड़ी के ऊपर हो, और मॉस्ट का अर्थ है उस पेड़ पर जमी हुई हरी काइयों वाला, हरी काइयों का जमना, हरी हरी काइयों का जमना, मॉस्ट का वो मतलब है। और कर्नल कहते हैं जो गिरी होती है ना, अंदर का जो खाने वाला मुलायम हिस्सा होता है ना, वो कर्नल कहलाता है। एक, और आप में से अगर इंग्लिश स्पीकिंग के कोई शौकीन है तो लिंगो ये चैनल है जिस पर इंग्लिश स्पीकिंग कराया जाता है यूट्यूब पर फ्री में। हिंदी एक्सप्लेनेशन है। अब इसका जो मैंने 4 लाइन अभी पढ़ा है उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखो। सूरज और ये पतझड़ एक दूसरे के साथ अपनी साजिश को जारी रखते हैं और योजना बनाते हैं कि बागान में झोपड़ी के ऊपर सेब का वो पेड़ जिस पर हरी हरी काइयां जमी है, उसे फलों से इतना भर दिया जाए कि वो झोपड़ी पर अपने फलों के वो झोपड़ी अपने फलों के बोझ से झुक जाए। और साजिश ये भी है कि सभी फलों को भीतर तक पका दिया जाए, कद्दूओं को गूदेदार बना दिया जाए, अखरोट के बाहरी आवरण को भी फुला दिया जाए और उसके अंदर के मीठे अखरोट को भी पकने के करीब ला दिया जाए। अब है आपका सेक्शन सी, टू सेट बडिंग मोर, to set budding more and still more, later flower for the bees, until they think warm days will never cease, for summer has overbrimmed the clammy sail। यहाँ पे बडिंग का मतलब समझो, बडिंग बोलते हैं कली के खिलने को, बडिंग बोलते हैं हम कली के खिलने को, बडिंग बोलते हैं हम कली के खिलने को, ठीक है। और ये जो अगला वर्ड है, सीज का मतलब होता है रुकना, सीज का मतलब होता है रुकना, और ओवर ब्रिम्ड का मतलब होता है पूरी तरह से भर देना, क्लैमी सेल का मतलब होता है चिपचिपा घर। यहां पर बात वो जो फूलों की जो कलियां हैं उनकी हो रही है और मधुमक्खियों की हो रही है। पोएट क्या कह रहा है यहाँ पे? पोएट कहता है कि ये सिलसिला जारी रहे, साजिश का ये सिलसिला जारी रहे, और बड का मतलब होता है कली, बडिंग मोर का मतलब है फूलों की जो कलियां हैं वो खिले और ज्यादा खिले, खूब खिले, एंड स्टिल मोर, वो खिलती ही रहें, इतनी खिले कि फिर ये जब फूल का रूप धारण कर लें तो मधुमक्खियों के लिए बहुत आसानी हो, वो मधुमक्खियां फिर आएं, बाद में उस फूल को सक करे, चूसें, और फिर उस रस को ले जाकर फूलों के वो अपने लिए जो है हाइव तैयार करें, छत्ता तैयार करें, जिसमें जो शहद से भरा हो। Until they think warm days will never cease, और ये सिलसिला तब तक जारी रहे जब तक कि उनका पूरा छत्ता जो है वो ना भर जाए और उनको ये फील हो, ये जो गर्माहट उनको मिलती है ना, वो हल्की हल्की वाली गर्माहट, तो वो सोचती हैं कि ये वाला जो दिन है ऐसा गर्मी वाला दिन जिसमें बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं लगती, बहुत ज्यादा ठंडी भी नहीं, ये कभी जाए नहीं वापस, ये हमेशा बना रहे, नेवर सीज, कभी नहीं रुके, ये हमेशा ऐसे ही रहे।
क्यों? क्योंकि इस मौसम ने उस पर उपकार किया है। उपकार ये किया है कि इस हल्की गर्मी ने उसके क्लैमी सेल, सेल बोलते हैं घर को, उसके चिपचिपे घर को ओवरब्रीम्ड, लबालब भर दिया है। अब देखो यहां पर बडिंग ओवरब्रीम्ड क्लैमी सेल चीज का मतलब समझ लिए। अब इसको पिक्टोरियली समझिए आप, क्लैमी सेल क्या होता है। या ओ सॉरी, यही होता है क्लैमी सेल। आपने ये देखा है, ये अलग अलग सेक्शन में ये शहद होता है, इसमें छत्ता, मधुमक्खियों का छत्ता है ये। थोड़ा जूम करके मैंने इसको आपको दिखाया है, क्लैमी सेल को। क्लैमी बोलते हैं चिपचिपा को। और अब हिंदी में एक्सप्लेनेशन देखिए उस वाले पार्ट का। साजिश ये भी है, ये साजिश चल रही है सूरज और उस पतझड़ के मौसम के बीच, कि ज्यादा से ज्यादा फूल खिलते ही जाएं और बाद में उन्हीं फूलों पर मधुमक्खियां बैठें और उन फूलों से वो रस चूस कर ले जाएं। इन मधुमक्खियों के लिए ये मौसम बड़ा अच्छा है, क्योंकि इस मौसम में उन्हें सूरज की हल्की गर्मी और फूलों से पर्याप्त रस मिलता है। उन्हें लगता है कि ऐसा गर्म दिन जिसने उनके चिपचिपे घर को, उनके छत्ते को लबालब शहद से भर दिया है, कभी जाए ही नहीं, कभी जाएगा ही नहीं। ये एक्सप्लेनेशन था मेरी जान आपके उस फर्स्ट सेक्शन का, पहले सेक्शन का। मुझे क्यों बोलना पड़ता है बार बार, ओके इंग्लिश एकेडमी क्वालिटी चैनल है यार, हम मार्केटिंग नहीं कर पा रहे, इस चैनल को बिहार के सारे बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहे। हो सकता है मेरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कमजोर हो, मेरा एसईओ कमजोर हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, होता है ये सब तकनीक। बच्चा सर्च करे ओड टू ऑटम तो ये क्वालिटी वाला सबसे नीचे में रहता है, बाकी सारा ऊपर में चला आता है। हो सकता है ये पोर्शन मेरा वीक हो, लेकिन मेरा एक पोर्शन स्ट्रांग है। मेरे चैनल पे अभी 2,05,000 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन मेरे ऐप पर 1,05,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। मतलब यूट्यूब में जिस तक पहुंचेगी ये वीडियो, वो ऐप पे हमारे जरूर ट्रांसफर होता है। आप भी अगर अभी तक टॉपर्स 12 कोर्स 2024 से नहीं जुड़े हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। आपको अभी के अभी जाके उस कोर्स से जुड़ जाना चाहिए और इंग्लिश की क्वालिटी जो है बिहार में, उस डिफरेंस को फील करना चाहिए। जस्ट गो एंड ज्वाइन द कोर्स। इस कोर्स में आपको इंग्लिश के साथ ये पेपर फ्री मिलेगा, अगर आपका हिंदी है, उर्दू है, मैथिली है या संस्कृत है तो। कोर्स की फीस 499 है और ऑफर में ये कभी कभी 399 भी हो जाता है। आपको जिस फी में मिल रहा हो, अभी के अभी जाइए, ऐप डाउनलोड करिए और जुड़ जाइए इस कोर्स से। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। वैसे हम मार्केटिंग वो एसईओ पार्ट पे भी काम कर रहे हैं कि बच्चा सर्च करे तो ये चैप्टर सबसे ऊपर आ जाए। लव यू लॉट, हैव अ ग्रेट नाइट। मेरी ख्वाहिश है कि आप सभी 90-95 प्लस मार्क्स इंग्लिश में लाइए, तभी ओके इंग्लिश एकेडमी का सपना साकार होगा। हैव अ ग्रेट नाइट।